वापस से उन्हें याद करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 से। तो पॉइंट नंबर 1 है इम्यूनाइजेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो टर्म इम्यूनाइजेशन का जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था वो सर एडवर्ड जेनर ने करवाया था, और ये काफ़ी बुक्स में 1796 में भी आ चुका है, यानी कि 1796 भी आ चुका है। लेकिन अब हमें जो है हमारे बुक जो हैं वो फॉलो करने हैं, यानी कि STTB यानी कि सिंध टेक्स्ट बुक के यानी उसमें जो है वो हमें फॉलो करना है, तो 1795 है। उसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। लाइफ इज़ बिल्ट ऑन अ केमिकल फाउंडेशन। लाइफ जो है वो केमिकल फाउंडेशन पे बिल्ट हुई है। तो उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है वो है बायोलॉजी इन प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी आर डील्ड विद द बायोलॉजिकल मेथड्स। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन देखेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। बायोलॉजिकल मेथड यानी कि जो डिजीज़ काज होती है, कोई भी प्रॉब्लम काज होती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स काज करते हैं किसी और स्पेशीज़ के लिए, या जो पैथोजेंस होते हैं वो डिजीज़ काज करते हैं, तो उन पैथोजेंस के डिज़ीज़ काज करने का तरीका क्या है, ये सारे कैसे काज करते हैं और कौन है जो डिज़ीज़ काज करता है। जैसे अभी रिसेंटली कोविड-19 की वजह से तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी कोविड-19 के मतलब के बारे में, और माजी में भी काफ़ी डिजीज़ जो हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही थी। तो ये साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट जो थे वो बायोलॉजिकल मेथड की वजह से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे थे। उसके बाद मलेरिया इज़ कास्ट बाय प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम, ये भी हमें बायोलॉजिकल मेथड से ही पता चला कि मलेरिया जो है वो बायोलॉजिकल मेथड से ही हमें पता चला कि मलेरिया प्लाज्मोडियम से काज होता है। तो प्लाज्मोडियम को कैरी करने वाला यानी कि एज ए वेक्टर यूज़ होने वाला कौन होता है, वो होता है एनाफिलीज मॉस्किटो होती है, जो कि जो है कैरी करती है मलेरिया के यानी पैथोजन यानी कि ये प्लाज्मोडियम को। पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये सबसे पहले 1928 से इसे डिस्कवर किया था, और ये फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड है, यानी कि पेंसिलिन जो है डिस्कवर होने वाली पहली एंटीबायोटिक है जो आज तक हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं फ्लू या किसी और डिजीज़ की वजह से, चेस्ट प्रॉब्लम या कोई भी आप, तो वो हमें एंटीबायोटिक जो सजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक थी वो पेंसिलिन थी, जो कि पेंसिलिन नोटेट्रम फंगस से ड्राइव की गई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और इन्हें जो है वो नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, आई थिंक 1945 में या 1940 में, ये आप कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ेंगे 6 नंबर पॉइंट पे, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स इज़ द साइंस ऑफ ग्रोइंग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इन एरिएटेड सॉल्यूशन। तो हाइड्रोपोनिक्स की जब तक हम जहाँ तक हम बात करें तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं, तो हाइड्रोपोनिक्स हैं सॉइल लेस यानी प्लांट्स। ये क्या करते हैं, एक एरिएटेड सॉल्यूशन यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जहाँ में मिनरल्स न्यूट्रिशन सारे पाए जाते हैं, और यहाँ पे सॉइल लेस यानी कि बिना ज़मीन के ये पौधे प्लांट्स जो हैं वो उगाए जाते हैं। तो इस तरीके को हम, इस साइंस को हम हाइड्रोपोनिक्स कहेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन। असल तादाद जो है केमिकल कंपोजिशन प्रोटोप्लाज्म की, वो अभी तक हमें कम्प्लीटली नाउन नहीं है। तो इस हिसाब से केमिकली मतलब के बायोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने एक अंदाज़न तो हाइपोथेसिस आई थिंक ये दिया है कि 70% यानी कि 70% जो है वो ये वाटर से कंपोज हुआ है, क्या, प्रोटोप्लाज्म जो है हमारा सेल के अंदर। उसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है, कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोकेमिकल्स। यानी कि वो जो कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी उनमें वो प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें बायोकेमिकल्स कहा जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है, ओनली 6 एलिमेंट्स, सिर्फ 6 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर मेकअप मोस्ट ऑफ द 98%, यानी कि 98 to 99%, ये हमारी आउटडेट बुक्स
के हिसाब से 98 है, लेकिन पंजाब के बुक्स या फेडरल अब उठा लें तो मेरे ख्याल से उसमें 99% होगा। तो ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर जो हैं वो 98% क्या करते हैं, हमारा बॉडी वेट यानी कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनाते हैं। उसके अलावा देखेंगे वाटर इज़ द मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट इन द लिविंग सेल, यानी कि हमारी बॉडी में जो लिविंग सेल्स हैं या और किसी ऑर्गेनिज्म की सेल्स में जो मोस्ट अबंडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाने वाला मटेरियल कौन सा होता है, वो वाटर होता है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लाइफ एक्टिविटीज़ अकर इन सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब लाइफ जो है हमारी वो उनका जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन सा है, वो है सेल। तो सेल में जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो वाटर की प्रेजेंस की वजह से हैं। प्रोटीन कैन बी डिफाइंड एज द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो जैसा हम बचपन से नहीं बल्कि 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटीन के जो पॉलीमर्स होते हैं उन्हें हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। नेम प्रोटीन जो है वो सजेस्ट किया था बर्जीलियस ने 1838 में। बर्जीलियस ने क्या किया था, ये सजेस्ट किया था। डच केमिस्ट मर्डरर ने 1800 यानी कि 1883 में क्या किया था, रिकग्नाइज किया था इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन एज ए वाइटल कंपाउंड। यानी कि इन्होंने क्या किया, 1983 में ये इन्होंने बताया कि ये डच केमिस्ट थे G.J. मर्लर। इन्होंने इम्पोर्टेंस बताई किसकी, प्रोटीन की हमारी लाइफ में, और इसकी प्रेजेंस क्या मैटर करती है, वो सारा कुछ जो डिटेल थी इन्होंने G.J. मर्लर ने बताई। उसके बाद C6H12 एंड O6 जो है इज़ द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो ये भी काफ़ी मरतबा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है, तो ये भी आप याद कर लें कि C6H12 एंड O, और इसके अलावा क्लोरोफॉर्म और ऐसे फार्मूले जो हैं, क्लोरोफिल वगैरह, इनके भी आपको याद करने हैं। ह्यूमन डाइट यूज़ ओनली अबाउट 12 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट। ह्यूमन डाइट जो हम सब्ज़ी के तौर पे यूज़ करते हैं वो ओनली 12 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स फॉर फूड सोर्सेज यूज़ करते हैं। ह्यूमन डाइट वाला को हो चुका है। पॉइंट नंबर 17 है, सेलुलोज इज़ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल वाल। सेलुलोज जो है वो प्लांट सेल वाल का मेन जुज़ा होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है ऑफ सेल वाल एंड मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। और नेचर में पाया जाने वाला ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है, सेलुलोज है। ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं हम, ग्लाइकोजन इज़ कॉमनली नाउन एज एनिमल स्टार्च। और ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं हम, एनिमल स्टार्च। कॉमनली इसे एनिमल स्टार्च के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा ब्लोर इन 1943 प्रपोज द टर्म लिपिड्स। प्रोटीन का जो टर्म था वो किसने दिया था, बर्जीलियस ने दिया था 1838 को, और जो है लिपिड्स का टर्म दिया था वह ब्लोर ने दिया था 1943 में। द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ कार्बोहाइड्रेट। ये जो है आपको BSN नर्सिंग के अलावा ये DPT और भी जो MLT वगैरह के सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, ये मेन पॉइंट्स हैं बायोलॉजी के जो कि फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी से पिक किए हैं हमने। वो आपको इन किस्म के एग्ज़ाम्स यानी कि DPT, MLT और दूसरे भी जो एग्ज़ाम्स आते हैं उनको क्लियर करने में भी हेल्प कर सकते हैं। द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इमीडिएट सोर्स है, और लिपिड्स जो है इमीडिएट सोर्स नहीं है, लेकिन ये जो है वो एनर्जी वो डबल प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट से। ह्यूमन सेक्स हार्मोन्स आर क्लासिफाइड एज। तो ह्यूमन के जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे जो मेल फीमेल के सारों के मिला के इन्हें क्या कहा जाता है, स्टीरियोइड्स कहा जाता है। एंजाइम्स आर बायोकेटलिस्ट। ये क्या होते हैं, कैटलिस्ट का काम होता है किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करना। एक्टिवेशनल एनर्जी है उसे लो करके क्या करना कि स्पीड अप कर देते हैं ये रिएक्शन को। तो एंजाइम्स जो हैं वो बायोकेटलिस्ट हैं, इन्हें बायोकेटलिस्ट कहा जाता है, और प्रोड्यूस्ड इन द प्रोटोप्लाज्म। और बायो एंजाइम्स जो हैं वो मोस्टली प्रोटीन से, ऑलमोस्ट 80 to 90% ये प्रोटीन से कंपोज्ड हुए होते हैं।
Enzymes are biocatalysts, speed up the chemical reaction because they lower down the एक्टिवेशनल एनर्जी। जो एक्टिवेशनल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उससे क्या करते हैं एंजाइम्स लो कर देते हैं, जिससे ये जो स्पीड अप हो जाता है हमारा केमिकल रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो हैं वो नेचर में क्या होते हैं, प्रोटीनियस होते हैं। एन एंजाइम विच एक्ट्स विथिन द सेम सेल। जो एक एंजाइम जो कि सेम सेल में क्या करता है, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, विच एक्ट्स विथिन द सेम सेल इज कॉल्ड इंट्रा सेलुलर एंजाइम। उसे इंट्रा सेलुलर एंजाइम या उसको हम एंडो एंजाइम भी कह सकते हैं। इफ़ एन एंजाइम कॉन्जिस्ट ओनली प्रोटीन। अगर कोई एंजाइम जो है वो सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ होता है तो हम उसे सिंपल एंजाइम या प्रोटो एंजाइम के कह सकते हैं। इफ इट इज़ कंटेन एन अदर ग्रुप विथ प्रोटीन इट इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेटेड एंजाइम। अगर प्रोटीन के साथ कोई अदर यानी कि दूसरा कोई यानी कि एन अदर पार्ट उसके साथ अटैच्ड है तो हम उसे कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 27 देखेंगे, द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। अब प्रोटीन पार्ट जो होगा एंजाइम का हम उसे एपो एंजाइम कहते हैं। ये हाईलाइटेड नोट्स आपके साथ शेयर कर देंगे ग्रुप में, जो कि जारी है 27 जनवरी से, और ये टेस्ट डेट तक चलेगा। अगर किसी को आपने एनरोल्ड होना है तो स्क्रीन पे नंबर भी मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मौजूद है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एपो एंजाइम, द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, यानी कि प्रोटीन का जो पार्ट होगा एंजाइम का, प्रोटीन पार्ट जो होगा उसे एपो एंजाइम कहा जाता है। एंड द नॉन प्रोटीन जो होगा उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। क्वेश्चन लेन ने 1959 में प्रपोज किया था, एक थ्योरी दी थी एंजाइम्स को रिफाइन करने के लिए। इन्होंने दो थ्योरीज जो हैं वो मशहूर हैं, तो उनमें से एक जो है वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल थ्योरी में क्या है कि ही स्टडीड दैट व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइंस विद द एंजाइम, जब एक सबस्ट्रेट जो है एंजाइम से कंबाइन करता है, इट इंड्यूस टू चेंज इन द एंजाइम सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। यानी कि वो क्या करता है कि एंजाइम की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है और चेंज enables the enzymes to perform catalytic activity more effectively। तो वो चेंज जो होता है वो एंजाइम से मोर इफेक्टिवली वो एक्टिविटी परफॉर्म करवाता है। तो ये जो था वो क्वेश्चन लेन ने थ्योरी दी थी और इससे इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहा जाता है। तो उसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ईच एंजाइम हैज़ डिम्पल और ग्रूव ऑफ अ specific shape called the active site into which the substrate can fit। यानी कि इसमें इस पॉइंट में ये बताया गया है कि एच एंजाइम्स जो है उसमें डिम्पल और ग्रुप स्पेसिफिक शेप होती है, उसे एक्टिव साइट कहा जाता है जहाँ पे सबस्ट्रेट जो है वो फिट होता है या अटैच होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो कि लास्ट पॉइंट है, वो है फिस्चर ने जो थ्योरी दी थी, दो थ्योरी जैसे मैंने आपको बताई थी, एक इंड्यूस फिट मॉडल था और उसके अलावा जो थी की एंड लॉक की, या इसे की लॉक मॉडल भी कह सकते हैं। ये जो है वो फिस्चर ने प्रपोज किया था और इन्होंने ये 1898 में प्रपोज किया था। थ्योरी के मुताबिक द थ्योरी विच हैज़ लेटर इम्प्रूव्ड, और इसे पाउल फिल्डर ने इसे इम्प्रूव किया था। पाउल फिल्डर और दो साइंटिस्ट थे डी वुड्स, इन दोनों ने क्या किया था, इसे मज़ीद इम्प्रूवमेंट के साथ इन्होंने प्रपोज किया था। दे प्रपोज दैट द पार्टिकुलर एंजाइम एक्ट्स एज और अ पार्टिकुलर सबस्ट्रेट, यानी कि एक पार्टिकुलर एग्जाम, एक खास एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट के लिए बना हुआ आता है। जैसे कि एक लॉक जो है वो पार्टिकुलर की से ही अनलॉक होता है, इसी तरह पार्टिकुलर लॉक कैन बी अनलॉक बाय अ पार्टिकुलर की। तो ये जो है आज की जो पॉइंट्स थी मैंने कम्प्लीटली आपसे शेयर की हैं, और लास्ट जो पॉइंट्स थी वो आपके साथ जो एंजाइम्स की जो थ्योरी थी, यानी कि इंड्यूस फिट मॉडल और की लॉक की, जो कि फिस्चर और उन्होंने फिर आगे जाके पाउल फिल्डर और डी वुड्स ने जिसे इम्प्रूव किया था, वो दोनों आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। जो पॉइंट है, ओवरीज सीक्रेट टू हार्मोन्स कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि ओवरीज क्या होती हैं। तो ओवरीज क्या हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं,
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो कि क्या करती हैं, सीक्रेट करती हैं। इस पॉइंट के हिसाब से 2 हार्मोन यहाँ पे मेंशन और हाईलाइटेड हैं जो कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुकी है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की जानिब जो कि है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज सीक्रेटेड, ये सीक्रेट की जाती है, एक हार्मोन है ग्लाइकोजन और ग्लूकोज ये हार्मोन्स हैं। ग्लाइकोजन इज सीक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज शुगर लेवल इन ब्लड। जब भी हम खाना खाते हैं या डायबिटीज़ पेशेंट जो हैं या हम भी नॉर्मल बंदे भी अगर खाना खाते हैं तो क्या होता है कि ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है। स्पेशली ये डायबिटीज़ पेशेंट के साथ इशू होता है, ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है। उसको सीक्रेट करने के लिए ग्लाइकोजन मतलब कि उसके रिस्पॉन्स में ग्लूकोज को डिक्रीज़ करने के लिए ग्लाइकोजन रिलीज़ होती है। ओके, तो हमें नहीं पता चलता क्योंकि नॉर्मल बंदे को नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है, डायबिटीज़ मेलाइटस का, तो उसको फील हो जाएगा कि इंसुलिन की जिसमें उसको ज़रूरत होती है ग्लाइकोजन नहीं बन पाता, तो उसमें उसका शुगर लेवल हाई हो जाता है। फिर उसे आर्टिफिशियली इंजेक्ट करनी पड़ती है इंसुलिन। ग्लाइकोजन ये एक हार्मोन होता है जो कि सीक्रेट होता है शुगर लेवल जब भी हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो उसे डिक्रीज़ करने के लिए। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। अब इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि सीक्रेट होता है कि पेनक्रियाज इसे सीक्रेट करता है, यानी कि ये पेनक्रियाज इसे निकालता है। और ये क्यों सीक्रेट किया जाता है वो भी आगे इस पॉइंट में ही पढ़ेंगे। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी की वजह से डिजीज़ अपीयर्ड कॉल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस। तो एक डिजीज़ पैदा हो जाती है जिसे डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जाता है। डायबिटीज़ मेलाइटस को नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं यूज़ करूँ यहाँ पे तो शुगर कहा जाता है। ये इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। जब इसके 2 टाइप्स होते हैं, 2 अक़साम होते हैं। मेन जो अक़साम हैं वो 2 हैं, एक जो है इंसुलिन डिपेंडेंट और दूसरी में इंसुलिन इंडिपेंडेंट। इंसुलिन में इनके डायबिटीज़ के 2 टाइप्स होते हैं, एक टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 वाले पेशेंट जो होते हैं ये अमूमन यूजुअली ये बीमारी जो होती है टाइप 1 डायबिटीज़ ये बच्चों में पाई जाती है, यानी कि अंडर एज बच्चे जो होते हैं 8 से 15 साल तक, उनमें डायबिटीज़ की टाइप 1 पाई जाती है। और ओवर एज जो होते हैं 30 से आगे जो होते हैं उनमें 25 से आगे के जो एज वाले जो बंदे होते हैं या मेल फीमेल दोनों में हो सकते हैं, तो उन्हें टाइप 2 हो जाती है। टाइप 2 होने की वजह अगर जाने तो ये भी पेनक्रियाज होता है, मल फंक्शनिंग होती है पेनक्रियाज की, लेकिन इसको क्योर कर सकते हैं टेबलेट से। लेकिन टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, उन्हें इंसुलिन ही देनी पड़ती है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, वो है अल्फ़ा सेल्स सीक्रेट हार्मोन कॉल्ड ग्लाइकोजन। तो जैसे हमने पढ़ा था कि शुगर लेवल अगर बढ़ जाता है तो पेनक्रियाज क्या करता है कि ग्लाइकोजन सीक्रेट करता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स सीक्रेट हार्मोन्स कॉल्ड इंसुलिन। यहाँ पे बीटा सेल्स जो हैं वो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, कौन सा, इंसुलिन। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा जो ये दोनों सेल्स हैं ये पेनक्रियाज में पाए जाते हैं। तो डायबिटीज़ जो होती है वो पेनक्रियाज की मल फंक्शनिंग की वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है पेनक्रियाज इज अ ग्लैंड। पेनक्रियाज एक ग्लैंड है विच एक्ट्स एज बोथ, जो कि दोनों तरह से एक्ट करता है, एंडोक्राइन भी एंड एक्सोक्राइन भी। इस पॉइंट को क्लियर कर दिया है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की जानिब जो कि है अ टाइप ऑफ प्रोसेस, एक प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं देयर ऑफस्प्रिंग, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, ऑफ देयर ऑन लाइक, यानी कि उन जैसी ही अपनी जैसे एज इट इज़ वो हैं ऐसी आगे नस्ल बढ़ाते हैं, तो उससे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, उस अमल को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। उसके बाद बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 8 की जानिब जो कि है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस। 2 अक़साम की रिप्रोडक्शंस होती हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 2 अक़साम है, एक में जो है मेल एंड फीमेल रिक्वायर्ड होते हैं, एक में मेल एंड सॉरी ये कोई भी एक रिक्वायर होता है, यानी कि ये असेक्सुअल होती है, तो इसमें दोनों रिक्वायर्ड नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, इन नवंबर 2001 द फर्स्ट ह्यूमन एम्ब्रियो वाज क्लोन्ड, यानी कि जैसे कि स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1997 में 1996 एंड 7 काफ़ी बुक्स में
1907 आ चुका है, लेकिन 1996 में एक शीप को क्लोन किया था, यानी कि उसकी कॉपी की थी, जिसका नाम उन्होंने डॉली रखा था। तो वो पहली शीप थी जिसको क्लोन किया गया था, स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट थे। और उसके बाद जो है ह्यूमन एम्ब्रियो, यानी कि फर्स्ट ह्यूमन एम्ब्रियो का कब क्लोन हुआ था, तो वो 2001 में क्लोन किया गया था। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की जानिब, द पीरियडिक डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, यानी कि पीरियडिक डिस्चार्ज, ब्लड का, खून का डिस्चार्ज होना, और ब्रोकन टिश्यूज़, जो ब्रोकन टिश्यूज़, टूटे हुए टिश्यूज़, एंड अनफर्टिलाइज्ड एग, यानी वो एग जो कि फीमेल्स में पाया जाता है, ओवरीज सीक्रेट ओवरीज में बनता है, वो अगर अनफर्टिलाइज्ड है, यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ, थ्रू वजाइना, यानी कि वजाइना के थ्रू अगर पीरियडिक डिस्चार्ज होता है ब्रोकन टिश्यूज़ का और एंड एग का जो कि अनफर्टिलाइज है, उसे क्या कहा जाता है, उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की जानिब, जो कि है एमोबॉइड मूवमेंट टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ, यानी कि एमोबिया जो है वो मूव करता है, और उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, एमोबॉइड मूवमेंट कहा जाता है। और किसके ज़रिए मूवमेंट होती है, वो फॉल्स फुट होते हैं, यानी कि वो एक प्रोजेक्शन नुमा होते हैं, वो रियल में जो है वो पाँव नहीं होते, तो उन्हें सीडोपोडिया कहा जाता है। The first oxen was discovered by Fred Wendt in 1926, यानी कि फर्स्ट ऑक्सिन। अब ऑक्सिन क्या है, ये प्लांट हार्मोन है, इसे प्लांट हार्मोन कहा जाता है। ये पहले डिस्कवर किया था फ्रेड वेंट ने 1926 में। ऑक्सिन स्टिमुलेट्स, ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या है, ये एक प्लांट हार्मोन है जो कि स्टिमुलेट क्या करता है, सेल डिवीजन को एंड सेल इनलार्जमेंट को, यानी कि ये सेल को इनलार्जमेंट करता है, यानी कि इसका मतलब कि इसका रोल जो है वो ग्रोथ में है और उसके बाद सेल डिवीजन में है। ओके क्लियर। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ईच न्यूरॉन हैज़ अ सेल बॉडी आर सोमा। अब न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन नेफ्रॉन जैसे कि हमारी किडनी में पाए जाते हैं, हमारी किडनी के सेल्स को नेफ्रॉन कहा जाता है, और हमारे दिमाग के जो सेल हैं, यानी कि हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं, हम उन्हें न्यूरॉन कहा जाता है। तो न्यूरॉन्स जो हैं उनकी बॉडी होती है सेल बॉडी, न्यूरॉन की सेल बॉडी, उसे सोमा कहा जाता है, कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड वेरियस ऑर्गेनेली embedded in the cytoplasm. Okay, soma receives a message to dendrites and convey it to the axon. अब क्या करते हैं, सोमा यानी कि सेल बॉडी क्या करती है, डेंड्राइट से किसी भी मैसेज को रिसीव करती है और उससे एक्सन की तरफ बढ़ा देती है। फ्रॉम द सोमा अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल थ्रेड्स, सोमा से क्या, एक बड़ी धागानुमा प्रोजेक्शंस या टर्मिनल्स ब्रांचेस निकलती हैं, जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। Cerebrum is the largest part of the brain and is divided into two halves. सेरिब्रम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है, उसके बाद सेरिबलम जो है वो सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट है, सेरिब्रम फर्स्ट पे है। तो ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम है, और इससे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो फिर इन्हें आगे भी डिवाइड किया गया है राइट और लेफ्ट में, जो कि हम आगे नेक्स्ट पॉइंट्स में पढ़ेंगे। उसके बाद है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। इट स्टिमुलेट्स, ये स्टिमुलेट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस के मसल की कॉन्ट्रैक्शन को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, यानी कि जब भी डिलीवरी होनी होती है, लेबर पेन होता है, तो मतलब कि जब भी डिलीवरी का टाइम आ जाता है तो ये ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट की जाती है, क्योंकि ये क्या करती है कि मसल, यूट्रस के जो मसल हैं उन्हें क्या करती है, ये स्टिमुलेट करती है। और इसका दूसरा फंक्शन क्या है, और भी ज़्यादा फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ दो ही लिखे हैं। बर्थ एंड रिलीज ऑफ मिल्क ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि जब भी मदर जो है अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो स्टिमुलेट करना, ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि मिल्क, रिलीज ऑफ मिल्क को रिलीज़ करने के लिए भी ऑक्सीटोसिन ही हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ईच क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ईच क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ टू वेरी फाइन थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर्स। अब उसके दो थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे क्रोमेटिड कहा जाता है। ये सेंट्रोमेयर पे क्या होते हैं,
सॉरी क्रोमेटिड्स, इसे इन्हें क्रोमेटिड्स कहा जाता है और ये सेंट्रोमेयर पे क्या होते हैं, अटैच होते हैं। आई थिंक जो बीच वाला हिस्सा होता है मुझे उसकी प्रोनाउंसिएशन में भूल चुका हूँ, जो कि जहाँ पे ये अटैच होते हैं क्रोमोसोम्स, दोनों क्रोमोसोम्स जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक पॉइंट पे आके अटैच होते हैं। वो आप खुद से सर्च कर लें, क्योंकि मैं फ़िलहाल तो भूल चुका हूँ उससे। इसके बाद न्यू जो पॉइंट शेयर करेंगे वो है मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स ये कौन से होते हैं, क्रोमोसोम्स विथ इक्वल आर्म्स एंड सेंट्रोमेयर इज इन सेंटर। तो यहाँ पे लफ्ज़ जो मैं भूल चुका था वो इस लाइन में 20वीं लाइन यानी कि पॉइंट नंबर 20 में मेंशन है कि क्रोमोसोम विथ इक्वल आर्म्स, यानी कि क्रोमोसोम जो होंगे इक्वल आर्म्स, इनकी आर्म्स जो होंगी वो इक्वल होंगी सेंट्रोमेयर पे, सेंट्रोमेयर इन सेंटर, तो सेंटर पे। तो उन क्रोमोसोम्स को क्या कहा जाएगा, उन्हें मेटासेंट्रिक कहा जाएगा। तो आज के लिए ये जो पॉइंट्स थी वो काफ़ी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसी तरह से मज़ीद लेक्चर्स जो हैं वो पेड ग्रुप वाले टेंशन ना लें, अब उनको मिलते हैं, मिलेंगे डेली। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।